हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। इसमें टॉपिक हमारे चल रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि आपने देखा है कि कैसे हमने एक ऑर्गेनिज्म से जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया है। इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे कुछ टॉपिक रह जाते हैं इस चैप्टर के जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आपने प्रोसेस अभी तक पढ़ी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है रिवीजन, जो कि मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। और आप हर बार हर टॉपिक में क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या है, प्रोसेस, पूरी प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा आपने जीन को यहाँ से आइसोलेट करने से लेकर के वेक्टर ट्रांसफर तक की जो प्रोसेस है पूरी इम्पॉर्टेंट है। और इसी में हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कौन से पॉइंट हमारे पास आते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो एक थ्योरी के जैसे, एक स्टोरी जैसे आपको पढ़ना है। बेसिकली थ्योरी तो आपने कहा कि क्या हो जाएगा, एक रटना हो जाएगा। एक कहानी के जैसे आपने चीज़ों को समझना है कि पहले क्या किया है और कैसे किया है, प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, और ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डीएनए आइसोलेशन से। आइसोलेशन में बेसिकली हमें क्या करना है कि सेल के अंदर से हमें डीएनए को, नेकेड डीएनए को हमें प्राप्त करना है। और डीएनए के अलावा जो भी चीज़ें सेल में है वो हमें यहाँ से क्या करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है, जिससे कि हमारा डीएनए हमारे पास आ जाए। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप सेल वॉल को हटाएंगे, आप प्रोटीन को हटाएंगे, आप फैट को हटाएंगे, आप यहाँ पर जो कार्ब्स होते हैं उन्हें हटाएंगे, आप आरएनए को हटाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड चाहिए, दैट इज अवर जेनेटिक मटीरियल, और वो हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो हमें नेकेड डीएनए चाहिए। तो आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, जैसे जैसे सेल वॉल होगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, वहाँ पर सेल वॉल्स को तोड़ने के लिए अलग अलग जो मटेरियल है उसका यूज करेंगे। जैसे प्लांट सेल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, सेलुलोज की सेल वॉल है तो सेलुलेज चाहिए, ठीक है। बैक्टीरियल सेल है तो आपने कहा कि बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। आपने कहा जो फंगल सेल है उसके तोड़ने के लिए हमें काइटिनेज चाहिए, क्योंकि काइटिन की बनी हुई होती है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो इसके लिए हमें सेल वॉल को नहीं तोड़ना पड़ेगा। बाकी आपने कहा प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, और आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनए का यूज हम कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास हमारा डीएनए आ जाता है। अब आपने कहा डीएनए तो आ गया, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं अभी वो जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें डीएनए के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। तो हमें डीएनए अपना प्योर फॉर्म में चाहिए। प्योर फॉर्म में पाने के लिए हमें क्या किया, उस चिल्ड एथेनॉल को हमने उसमें डाल दिया। जैसे ही चिल्ड एथेनॉल डाला, आपने कहा डीएनए का प्रेसिपिटेट हमारे पास आ जाता है। प्रेसिपिटेट समझते हैं, एक थिक जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, कुछ ऐसा हमारे पास आ जाता है। तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिपिटेशन के लिए, डीएनए के प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो आपने कहा चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। एथेनॉल है, चिल्ड एथेनॉल है, चिल्ड मेथेनॉल है, चिल्ड प्रोपेनॉल है, ऐसे करके आपसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो एथेनॉल और चिल्ड एथेनॉल दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है, चिल्ड एथेनॉल आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम करते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग जो शब्द है वो ध्यान रखना है आपसे। ऐसे ही जो टर्म्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कलेक्शन ऑफ डीएनए, आपसे पूछा जाएगा स्पूलिंग क्या है, स्पूलिंग कब की जाती है, स्पूलिंग क्यों की जाती है, स्पूलिंग कैसे की जाती है, स्पूलिंग से पहले के प्रोसेस को बताइए, स्पूलिंग के बाद वाले प्रोसेस को बताइए, स्पूलिंग से पहले क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। इसीलिए आपको चीजें, हमने क्या बोली, कहानी की जैसे आपको याद रखना है, जिसमें हर एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, बाद में क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी प्रोसेस स्पूलिंग। आपने कोई ऐसी चीज जो रॉड जैसी होगी, जो इस प्रकार से मुड़ी होगी, उससे आपने क्या किया, उसे डाला और डीएनए को ऐसे निकाल दिया जैसे कि इमेज में हमारे पास है। तो हमारा आइसोलेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, नेकेड डीएनए हमारे पास आ गया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना है, ये आपका रिवीजन पोर्शन है, और यहाँ पर जो भी आपके डाउट होंगे या जो भी आप चीजें अभी तक भूल गए होंगे, आगे बढ़ करके पीछे की चीजें जो आप भूल गए होंगे वो यहाँ से हम कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या करना है हमें डीएनए को, क्योंकि आपका पूरा डीएनए आपके पास है, ठीक है, डीएनए आपका मीटर्स में लंबा है। हमें चाहिए एक जीन जिसकी हमें आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जीन है और जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को काटना पड़ेगा और इस
जीन को वापस निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमने कहा फ्रेगमेंटेशन ऑफ जीन हमारी हेडिंग होगी, और इसके लिए हम करते हैं मॉलिकुलर सीजर या जेनेटिक सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपने कहा ये जो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को काटने के लिए हम जेनेटिक सीजर का यूज करते हैं, जैसे कि डीएनए को काटने के लिए डीएनए यूज करेंगे, जैसे आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनए कैसे, वैसे ही डीएनए को काटने के लिए डीएनए यूज करेंगे और आरएनए को काटने के लिए आरएनए यूज करेंगे। डीएनए दो टाइप का होता है। ये जो डीएनए है इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी हम कहेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप का होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा? बेसिकली न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, यही तो हमने बोला था, न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दो टाइप के हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। डिफरेंस क्या है? आपने क्या, एक्सोन्यूक्लियस यहाँ बाहर से तोड़ेगा, या तो यहाँ से तोड़ेगा या तो यहाँ से तोड़ेगा, और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? बीच से तोड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब हमने कहा ये काम कैसे करते हैं, हमने कहा इनके कोई रिकॉग्निशन साइट होती है, क्योंकि अभी तक हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है रिकॉग्निशन साइट पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजनस बेस के, वहां से ये कट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इकॉर1 है, बाम H1 है, हिम3 है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब आपने कहा आपने काट लिया है डीएनए को। जब डीएनए को काटा तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हमारे पास आ गए हैं। अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या क्या हमारे पास, कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमने एग्रोस जेल की एक शीट ली है। एग्रोस जेल जो है यहाँ पर क्या है, रेड एल्गी से ली गई है। एग्रोस जो है एक प्रकार के रेड एल्गी है, और उसी का जेल हमने लिया है यहाँ पर। ये जेल होता है पोरस, यानी कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया है, जिसमें हमने एक साइड कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक साइड एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे वेल बनाए, डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पे डाले। अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट है आगे की ओर मूव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट के साइज के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। बड़े फ्रेगमेंट आगे और छोटे फ्रेगमेंट पीछे रह जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाई का यूज करेंगे, एसिडियम ब्रोमाइड। जब एसिडियम ब्रोमाइड डाई डाली जाती है और उसके ऊपर फिर यूवी लैम्प जब डाला जाता है, तो आपको ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये विजिबल होते हैं, और यहीं से आप अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, देख सकते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जेल भी आ जाता है, एग्रोस जेल भी आ जाते हैं। अब आप यूज करते हैं इल्यूजन। इल्यूजन में आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस जेल से अलग कर देते हैं, और फाइनली आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं आगे। हमने कहा वेक्टर जो होता है एक साधन है, जिससे कि हम एक जीव से जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है उसको हम दूसरे जीव में डाल सकते हैं। दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली भी हम डाल सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होती है, इसीलिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम वेक्टर यूज कर रहे हैं। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग वेक्टर यूज किए जाते हैं। अब तक हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि हमने कहा बैक्टीरियल सेल के लिए हम प्लाज्मिड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि प्लांट सेल के लिए भी हमने एक प्लाज्मिड यूज किया था, और जिस प्लाज्मिड का यूज किया था उसके बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एनिमल सेल यानी कि ह्यूमन सेल के लिए हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। अब हमने प्लाज्मिड की अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देखें तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें अपनी ORI है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपना इसमें होता है। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मिड है इसमें क्योंकि ORI है तो ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इनको रेप्लिकेशन के लिए सेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है तो बाहर निकाल दिया जाए तो बैक्टीरियल सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमने कहा हम बात करते हैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। हमने कहा इस प्लाज्मिड को के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो इसे भी खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसको काटने के लिए हम अगेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। अब हमने कहा कि जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने डालना है तो उसको हमने कहाँ से प्राप्त किया है, हमने डीएनए को काट करके प्राप्त किया। तो उस डीएनए को काटने के लिए जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर रहे हैं, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज हम कहाँ करेंगे, उस प्लाज्मिड के लिए करेंगे, जिसमें कि हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्टिकी एंड चाहिए। अब अपने का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे आते हैं, तो हमने कहा स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं, जिनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वायरल डीएनए को काटना। कैसे करते हैं, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं उन्हें पहचान के काटते हैं।
अपने डीएनए को नहीं काट पाते क्योंकि इसमें क्या होता है, मेथाइल ग्रुप लगा दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम नाम देते हैं, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरीके से डीएनए को काटते हैं, या तो उसने बीचों बीच से काटा जिसमें कोई भी नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड नहीं होता है, सारे पेयर्ड होते हैं, ऐसे एंड को हम ब्लंट एंड कहते हैं। या फिर आपने कहीं एक स्पेसिफिक पोर्शन से काटा, जैसे यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, जब काटा तो ऐसे पीस हमारे पास आते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड। आपने कहा जब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो हमें स्टिकी एंड की भी आवश्यकता होती है। तो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट है। अभी तक की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आइसोलेशन कैसे की है, इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रेगमेंटेशन की है तो जेनेटिक सीजर क्या होते हैं, ठीक है। जेनेटिक सीजर के बारे में आगे भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। और इसके अलावा आपने कहा जो जेल होता है, जेल कहाँ से लिया गया है, जब डाई की जाती है तो डाई का नाम क्या है, और जब हम डाई कर देते हैं तो उसे किस लाइट में देखा जाता है, तो यूवी लैंप में देखा जाता है, ठीक है, जो यूवी रेडिएशन होती है उसमें देखा जाता है। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, या फिर पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम साइट क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ एक और वन का सीक्वेंस हमें बता रखा है, GAATTC, GAATTC, ठीक है। तो एक और वन का सीक्वेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए आप लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे। चलिए, अब ये हमारे पास आ गए हैं स्टिकी एंड और ब्लंट एंड के बारे में हमने बात की है। अब हमने यहाँ पर आप जानते हैं एक और वन का जो सीक्वेंस है वो कहाँ से काटता है, ग्वानिन से काटता है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ब्लंट एंड आया है। ब्लंट एंड को हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लाज्मिड में फिट किया है, ठीक है। अब ये सारी जो सीक्वेंस है, यहाँ पर आपने कहा यहाँ इसके बाद जो भी आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, चाहे आपने कहा फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हो, या फिर आपने कहा कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड को भी हमने काटा है, फ्रेगमेंट में नहीं काटा है लेकिन प्लाज्मिड को हमने ओपन किया है, तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग ऑफ प्लाज्मिड आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब अपने प्लाज्मिड में डाला है, ऐड करना है। ये जो है नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा वेक्टर कैसे कितने तरीके से काम करते हैं, तो एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास आते हैं, ये आपके पास आते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको एक टॉपिक टिक करना है, आपने कहा ये सारे आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल से कैसे डिटेक्ट किया जाता है, या इससे इम्पोर्टेंट जो आपका आता है सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर में आपको PBR 322 का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पास आपके बुक में इसकी इमेज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। आगे चल करके हम TCU PUC वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। PUC जो वेक्टर है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PUC वेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने कहा प्लांट सेल में कैसे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं प्लांट सेल में। इसके अलावा आपने कहा TI जीन क्या होता है, या क्राउन गॉल डिजीज क्या होती है। एक और चीज, ये जो क्राउन गॉल डिजीज है ये डाइकॉट प्लांट में ही पाई जाती है, तो ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपने कहा क्या होता है डिसआर्म्ड वेक्टर, क्या होता है, कहाँ यूज होता है डिसआर्म्ड वेक्टर का, ये आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन सेल में हम कैसे रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आप कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो आपको दिए जाएंगे, जो आपको नोट करने हैं और आपको वो सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले जितने भी नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं आप उन्हें रिवाइज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव स्टिकी एंड्स ड्यू टू, डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है, आफ्टर फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है, कि जब हमने डीएनए को फ्रेगमेंट में
कन्वर्ट कर लिया है, उसमें स्टिकी एंड्स पाए जाते हैं ड्यू टू, यानी कि किसकी वजह से पाए जाते हैं। आपका पहला जो ऑप्शन है, या आप पहले तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, तो वहां से आप अपना जो आंसर है वो और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। पहला है ड्यू टू एंडोन्यूक्लियस, दूसरा कहता है ड्यू टू अनपेयर्ड बेसिस, ठीक है, तीसरा कहता है ड्यू टू प्लाज्मिड, या फोर्थ है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताने हैं कि डीएनए में जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस की वजह से होते हैं, अनपेयर्ड बेसिस की वजह से होते हैं, प्लाज्मिड की वजह से होते हैं, या एक्सोन्यूक्लियस की वजह से होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा अपने आंसर की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जब हमने फ्रेगमेंटेशन की थी जो बैक्टीरियल डीएनए था, और एग्जाम्पल हमने लिया था एक और वन, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल क्या था, एक और वन की जो रिकॉग्निशन साइट है वो है G A A T T C, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एक और वन की रिकॉग्निशन साइट है। अब हमने कहा एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस है जिसकी वजह से हमें स्टिकी एंड्स मिलते हैं। तो न्यूक्लियस जो है हमारा, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल आता है एक और वन। हमने कहा क्या पहले देख लेते हैं एक और वन रीजन है क्या स्टिकी एंड्स के लिए। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि यस, जो एंडोन्यूक्लियस है वही रीजन है स्टिकी एंड्स के लिए, क्योंकि जो एंडोन्यूक्लियस है वही काटेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और उसी की वजह से हमें क्या मिलेंगे, स्टिकी एंड्स मिलेंगे। क्या आप जानते हैं स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है, क्या बोला था। हमने कहा हो सकता है कि डीएनए ने ऐसे हो सकता है कि जो एंडोन्यूक्लियस है उसने ऐसे कट किया हो। अगर इसने ऐसे कट किया है तो हमारे पास जो नए एंड्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, जैसे हमने कहा टी टी सी जी ए ए। एक तो एंड हमारे पास ये आया, और एक हमारे पास आया कुछ इस प्रकार से, जिसमें हमने कहा ये आएगा जी ए ए टी टी सी, ठीक है। एक एंड हमारे पास ये आया। अब हमने कहा काटा तो एंडोन्यूक्लियस ने, एक और वन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है। यहाँ पर एक और वन का नाम नहीं है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि हम किसी भी एंडोन्यूक्लियस की बात करें। हमने कहा एंडोन्यूक्लियस तो ऐसे भी काटेगा, तो ऐसे एंड को हम यहाँ पर स्टिकी एंड नहीं कह रहे थे, हम इसको क्या कह रहे थे, ब्लंट एंड कह रहे थे। लेकिन क्या हो अगर एक और वन का एग्जाम्पल हमने लिया और इसने इसे ऐसे कट किया। जब इसने ऐसे कट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा आया, जिसमें हमने कहा हमारे पास ऐसे एंड रह जाते हैं जिसमें ए ए पहले ठीक है, एक एंड हमारे पास ये रह जाता है और एक एंड हमारे पास ये होगा।
ठीक है। हमारे पास ऐसे एंड आते हैं, ऐसे एंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड। ठीक है, तो हमने कहा एंडोन्यूक्लियस तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एंडोन्यूक्लियस हमें ऐसे एंड भी देते हैं, यानी कि ब्लंट एंड भी देते हैं, और ऐसे एंड भी देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्टिकी एंड कहते हैं। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा नीचे से हम देखें, अगर हम कहें कि एक्सोन्यूक्लियस, हमने कहा एक्सोन्यूक्लियस का तो यूज हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर से काटेगा और वो स्टिकी एंड वैसे भी नहीं देगा। अब हमने कहा प्लाज्मिड, तो जो प्लाज्मिड है यहाँ पर, हमने कहा प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, एज अ सीजर नहीं यूज कर रहे हैं, एज अ मॉलिकुलर सीजर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये ऑप्शन हट जाता है। हमारे पास होते हैं अनपेयर्ड बेसिस। ये जो आपके पास अनपेयर्ड बेसिस आए हैं, ये जो अनपेयर्ड बेसिस आपके पास आए हैं, यही रीजन होते हैं स्टिकी एंड के, क्योंकि आपने कहा अगर यहाँ पे अनपेयर्ड बेसिस नहीं है तो इसे हम स्टिकी एंड नहीं कहेंगे। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर होता है। चलिए, तो आप लोग अपने आंसर को यहाँ पर सॉल्व करें। चलिए, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाएंगे, तो एक बार आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर है उसका अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।